हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। टॉप इंपोर्टेंट प्रीवाई मिलने वाले हैं गाइस। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ज़बरदस्त एमसीक्यू हैं। यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चन है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। मिक्स वीडियो रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड लास्ट में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी रखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन है जो 1857 की क्रांति से है। 1857 के विद्रोह को सीमित राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहा जाता है? वाई इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड अ लिमिटेड नेशनल मूवमेंट? गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप आंसर जरूर टिक करें वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है केवल किसानों का आंदोलन था। बी दिया गया है गाइस सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी। एंड सी दिया गया नेतृत्व नहीं था। एंड डी दिया गया है केवल सैनिक शामिल थे। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जी। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी, नॉट ऑल सेक्शन पार्टिसिपेटेड। 1857 के विद्रोह को सीमित राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों ने भाग लिया था जिनको प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंसर का गाइस बी हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या दी गई तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1857 में जमींदार किसान सैनिक शामिल थे पर आधुनिक मध्यम वर्ग और पूरे देश की भागीदारी नहीं थी, इसलिए इस सीमित राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। मतलब इसलिए इसे सीमित राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। ये छोटी सी इसकी व्याख्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में अपन को देखना है सेकंड नंबर का। यह क्वेश्चन है कोच वर्सेस ट्रैप से है जी। हिस्ट्री वाला क्वेश्चन ये भी दिया गया है। मतलब आपको मैंने ऊपर रीजन शो कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है गाइस। इससे थोड़ी आपको क्वेश्चन को समझने में क्लैरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड नंबर का। स्थायी बंदोबस्त का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? व्हाट वाज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो, मैंने आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखे हैं। जो दोस्त, जो फ्रेंड मतलब ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनको लिए प्लीज बहुत सहूलियत हो जाएगी। अदरवाइज सबके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे ही है गाइस। इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? स्थायी बंदोबस्त का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है कृषि उत्पादन बढ़ा। एंड बी दिया गया है किसानों की स्थिति सुधरी। एंड सी दिया गया जमींदार वर्ग का उदय। एंड डी दिया गया लगान समाप्त। गाइस, क्वेश्चन दिया गया स्थायी बंदोबस्त का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? इसका आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्या हो जाएगा? जमींदार वर्ग का उदय हो गया। स्थायी बंदोबस्त का प्रत्यक्ष परिणाम यही था कि जमींदार वर्ग का उदय हो गया था। थोड़ी सी व्याख्या है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको पता ही चल गया कि इसका स्पष्टीकरण क्या था। स्थायी बंदोबस्त से जमींदार भूमि के मालिक बने, किसान अधिक शोषित हो गए इससे। मतलब जो जमींदार थे वो एकदम उसके पूरे के मालिक बन गए, लीडर बन गए। एंड जो किसान थे वो सबसे ज्यादा अधिक शोषित होने लगे, उनका शोषण बहुत बहुत अधिक स्तर पर होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? बताएं आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको सारी स्टोरी पता होना चाहिए विद डेट के साथ, तब आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो बताएं, वैसे तो मैं आपको सारी डेट के नाम ही बता दूंगा, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? यदि आपने थोड़ी बहुत भी क्रोनोलॉजी की टाइम हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप इसका आंसर सही टिक कर जाएंगे, और बेदोस्त भी इसका आंसर सही कर देंगे जो हिस्ट्री वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। मतलब बंग भंग आप सबको पता है 1905 में। जी था कब? 1907 में। सूरत विभाजन। डॉलेक्ट एक्ट सबको पता ही है, 1919। और इसके बाद असहयोग आंदोलन। आई थिंक मुझे लगता है कि कभी किसी दोस्तों को इसका आंसर पता ना हो। असहयोग आंदोलन भी 1920 ही था, जो 22 में क्या हो गया था, गांधी ने इसको वापस ले लिया था, गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के बाद। तो जयपुर इसकी डेटें हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी सही, बंग भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इसमें डेट दी भी गई है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शो कर दी है स्लाइड में। 1905 बंग भंग, सूरत 1907 हो जाएगा। डोलेक्ट एक्ट क्या हो जाएगा? 1919। असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920। तो ये सारी डेटें हैं, प्लीज क्वेश्चन आना है। पक्का आपको क्वेश्चन फंसने वाले हैं, लेकिन यदि आपको क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चन नहीं आएगी ना, तो आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज आपको हर डेट को
बड़ी सहूलियत तरीके से समझना है, बार बार उसको उसका रिवीजन भी करना है। अब जी क्वेश्चन है आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। पूर्वी तटीय मैदान क्यों चौड़े होते हैं? भाई अर्धा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर। पहला ऑप्शन दिया गया है अधिक वर्षा, वो रेनफॉल, बी दिया गया है लंबी नदियां, सी दिया गया है कम पर्वत, एंड डी दिया गया है अधिक तापमान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, लंबी नदियां, लॉन्ग रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है इसका रीजन है, तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि महानदी गोदावरी कृष्णा जैसी लंबी नदियां अधिक जरूर जरूर जमा करती हैं, जिससे मैदान चौड़े हो जाते हैं। जरूर आपको जानते हो नई मिट्टी। क्या होता है कि हर साल जब बहुत ज्यादा भारी वर्षा होती है तो नदियां बहुत अधिक नई मिट्टी सॉइल लेके आ जाती है, उसे बोलते हैं जरूर, तो जमा करती हैं, जिससे क्या हो जाता है मैदान चौड़े हो जाते हैं। उत्तर भारत का मैदान क्यों बना है? इसी कारण तो बना है ना, आपको सबको पता ही होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन अपन को देखना है 5 नंबर का, जी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है। और एल नीनो वर्ष में भारत में किसकी संभावना बढ़ जाती है? मतलब एल नीनो वर्ष में भारत की किसकी संभावना बढ़ जाती है? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल लीनो एंड ला लीनो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बट अपनी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एल लीनो हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला है बाढ़, बाढ़ का प्रॉब्लम हो जाती है, या सामान्य मानसून होता है, या सूखा होती है, या चक्रवात होते हैं, क्या हो गया यानी साइक्लोन या ड्रॉट, या नॉर्मल मानसून या फ्लड। तो देखो एल लीनो या ला लीनो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जी। अब यदि सीटेट वाले कठिन क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब पेपर टफ आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आप बहुत सारे बच्चे निपट ही जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बताऊं, जब एल लीनो आती है तो भारत का यहाँ का मानसून पूरा कमजोर पड़ जाता है, मतलब कि सूखा की स्थिति बन जाती है। और यही रीजन में मैंने नीचे लिखा भी है, देखो वही लिखा है कि इसके आगमन से क्या होता है, मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे सूखे की संभावना बढ़ जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है इन इंडिया। अब अपन को देखना 6 नंबर का क्वेश्चन, सिविक्स यानी पॉलिटी से क्वेश्चन है जी। संघीय व्यवस्था का मूल तत्व कौन सा है? व्हाट इज द कोर एलिमेंट ऑफ फेडरेशन, फेडरलिज्म? क्या है इसका? पहला ऑप्शन दिया गया है लिखित संविधान, बी दिया गया शक्तियों का विभाजन, सी दिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका, डी दिया गया समान नागरिकता। क्या गाइस इसका हो सकता है आंसर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय व्यवस्था का मूल तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। वो आप सबको पता ही, इसका रीजन क्या हो जाएगा, मतलब कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ही संघवाद की आत्मा है, अन्य तत्व सहायक होते हैं इसकी। अब देख लेते हैं अपन 7 नंबर का क्वेश्चन है, जीबी सिविक्स से है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। देखो रीजन मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, रीजन आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस बेस क्वेश्चन है। देखो पेपर आज के टाइम पे सीटेट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है दोस्तों, कई लाख में फॉर्म डल रहे हैं। आज से अगर तुम आप 3 से 4 साल पहले का पेपर देखें तो उतना कठिन नहीं आता था। मैंने दिया था 2023 में, तो मेरा 22 में दिया था, तो मेरा पहली बार में क्लियर हो गया था। 96 नंबर थे, मैंने आपको शो ही कर दिया है फर्स्ट टाइम में भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम पे कॉम्पिटिशन नहीं थी उतनी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर थी, तो कॉन्सेप्ट की वजह से पहली बार में अच्छे नंबर आए थे। उसमें चाहिए थे मेरी 22 नंबर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना गाइस, तो आप सही कर ले जाएंगे, बट डिपेंड ऑन द कॉम्पिटिशन बच्चों की ज़्यादा है, इसलिए आप प्लीज़ हर क्वेश्चन को बड़े सहूलियत तरीके से नहीं रिवाइज करके देखें। आप जैसे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप बार बार क्वेश्चन देंगे, जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं बना के आपने शॉर्ट नोट्स रख लिए, उनको बार बार रिविजन करना बिफोर द एग्जाम, आपके पेपर अच्छा ही जाएगा। और आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक पे आपकी ज़्यादा पकड़ है ना, उसको आपको प्लीज उसी को सॉल्व करना पहले एग्जाम में। जैसे मैंने सबसे पहले अपना क्या किया था, जीके वाला क्वेश्चन कर दिया था 60 नंबर का, उसमें मेरे नंबर अच्छे तो सब सब्जेक्ट में एवरेज नंबर आ गए थे, तो सीट आपका 100% क्लियर हो जाएगा गाइस। ज़्यादा वो बड़ा एग्जाम नहीं है, बट डिपेंड ऑन दैट कि आपको उस टाइप पे एंजाइटी नहीं आ जाए, और जो आपने टॉपिक पढ़े वो आपके क्लियर है कि नहीं है विथ रिवीजन। तो देख लेते क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आपातकाल के समय राज्य सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपेंस टू स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी? गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या शक्तियां बढ़ जाती हैं, बी दिया गया शक्तियां केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं, सी दिया गया सरकार समाप्त हो जाती है, डी दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी सही, शक्तियां केंद्र की स्थानांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मतलब वही बात
जो अपन ऊपर पढ़ ली है कि आपातकाल में केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और राज्य की स्वायत्तता घट जाती है। मतलब कि जितने सारे राज्य है ना, तो सब राज्यों की शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं और केंद्र को जो पावर हो जाता है कि वो किसी भी राज्य की सूची पर कानून बना सकती है। ये पावर केंद्र के पास हो जाती है आपातकाल के टाइम पर, क्योंकि आपातकाल में सारी स्टेट मर्ज हो जाती हैं केंद्र सरकार में, जी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का। ये है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अप्लाइड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी को केवल आय से क्यों नहीं मापा जा सकता है? वाई पॉवर्टी कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय इनकम। मतलब कि पहला ऑप्शन दिया गया आय स्थिर रहती है, बी दिया गया अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सी दिया गया जीवन की गुणवत्ता शामिल नहीं, और डी दिया गया और सभी। देखो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन समझो पहले आप। गरीबी को केवल आय से क्यों नहीं मापा जा सकता? क्योंकि आय स्तर रहती है, सही बात है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था रहती है, ये भी इसका रीजन सही है। वो जीवन की गुणवत्ता शामिल नहीं होती है, इसलिए उसको नहीं मापा जाता। इसका आंसर इसका हो जाएगा डी सही। तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन आपको फंसने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। कॉम्पिटिशन ज्यादा रहती है, बच्चे ज्यादा हैं, तो आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली। तो प्लीज आपको इस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ की डेट वहाँ की डेट ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्वेश्चन वही करवाऊंगा जिसकी क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा, रिपीटेड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। वो 100% आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आपको क्वेश्चन समझना है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वही मैंने आपको बताया है कि गरीबी बहुआयामी में क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण शामिल होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। दिन में से एक भी सेगमेंट बाहर हो जाएगा ना, तो वो गरीबी का इंडिकेशन बन जाएगा। मतलब गरीबी के संकेतक हैं ये तीनों के तीनों। अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो वो इलाज नहीं करवा पा रहा है, गैर शिक्षा उसको नहीं मिल पाई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसको पॉवर्टी की थी। पोषण मतलब कि वही खान पान उसको सही नहीं मिल पा रहा है, तो भी उसको प्रॉब्लम गरीबी की होगी। तीनों इंडिकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों वर्ड्स, स्वास्थ्य, शिक्षा एंड पोषण। को यही को शिक्षा में उसमें क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में इसी को बोला जाता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ये सारी चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। ह्यूमन कैपिटल कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से, वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसी में ये आते हैं स्वास्थ्य एंड शिक्षा। क्या गाइस, हेल्थ एंड एजुकेशन इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। तो जी आपको सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए गाइस। ये क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाला नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा वहीं से। बट इंपॉर्टेंट है कि आपकी नजरों से भी क्वेश्चन निकले कि नहीं निकले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 नंबर का। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये भी है, मानव विकास दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु क्या है, बताएं आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच? पहला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय आय, बी दिया गया है उद्योगिक विकास, सी दिया गया है मानव क्षमता, और डी दिया गया है तकनीकी विकास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु क्या है, तो यही है जिस ये हो जाएगा इसका सी, मानव क्षमता, ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और थोड़ी इसके देख लेते हैं लाइन में, मानव विकास दृष्टिकोण व्यक्ति की क्षमताओं और जीवन की गुणवत्ता पर बल देता है। क्वेश्चन में देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मूवमेंट लॉजिक से है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाले। डायरेक्ट मैं आपको फैक्ट करवाने वाला नहीं था। 10 क्वेश्चन तक मुझे इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने ही थे, क्योंकि आपके यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप पेपर सही करके आएंगे। 100% लिख लीजिए आप। इसका आंसर गाइस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन दिया गया असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था? सशस्त्र था, बी दिया गया है संवैधानिक था, सी दिया गया है अहिंसात्मक जन आंदोलन था, या गुप्त आंदोलन था। तो सभी को पता होगा नॉन वायलेंट मास मूवमेंट यानी अहिंसात्मक जन आंदोलन था गाइस। क्या था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गांधी ने कसम खा कर रख ली थी कि हम अहिंसा मतलब कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अहिंसावादी तो गांधी जी बिल्कुल भी थे, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि हम बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। और जैसे अहिंसा का सिस्टम जमा 1922 में चोरी कांड में, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी 22 से कितने मारे गए थे, ज्यादा मारे गए थे 33 समथिंग। इसी वजह से उन्होंने उसको आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे काफी प्रॉब्लम हो गई थी। वो काफी दोस्तों से नाराज भी हो गए थे उस टाइम के जो लीडर्स थे। अब अपन को देखना है, देखो 10 से लगा के मैंने आपको 30 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट शामिल कर दिए इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे भी जाती है। यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बनाया, डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा घुमाने से मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट वो चीज पता चल जाए जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज इससे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है आपके लिए, कोई इसका मतलब क्या है? देखो लिखा है अल्ट्रा रिपीटेड कॉन्सेप्ट,
आप समझे आप। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया, जैसे दिया गया खिलाफत आंदोलन, जस्ट मिनट गाइस, पहला दिया गया है गाइस जैसे खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको। खिलाफत आंदोलन का मतलब जैसे मुस्लिम समर्थन प्लस कांग्रेस। देखो जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का समर्थन था। अब वो आपको क्वेश्चन बना देंगे कि खिलाफत आंदोलन में किस किस का समर्थन था। अब यहाँ पर कांग्रेस जी का और कुछ कर देंगे, कांग्रेस नहीं रखेंगी तो बस आप फंसने वाले हैं। तो मतलब कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि खिलाफत आंदोलन किन किन से मिलकर बना था, तो मुस्लिम समर्थन प्लस कांग्रेस दोनों का मतलब कि इसमें क्या था, समर्थन था, दोनों शामिल थे, इस कॉल्ड द खिलाफत आंदोलन। अब देख लेते हैं सेकंड वाला फैक्ट। सेकंड फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जलियांवाला बाग। तो जी क्या है, दमनकारी नीति का प्रतीक था जी, आप सबको पता ही है। जलियांवाला बाग के बारे में अब क्या ही आपको पता, 13 अप्रैल 1919, किसको पता नहीं होगी डेट, ठीक है, पंजाब में, वो आप पूरी कहानी पता होगी। तो सारी कहानी बताने का भी इतना टाइम नहीं है, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जलियांवाला बाग था वो किसका प्रतीक था, वो था दमनकारी प्रतीक, उनको मानना ही था। जो दो समय कौन से डायर थे, वो डायर और जनरल डायर, आप सबको पता ही होगा। अब देखो थर्ड वाला रोलेक्ट एक्ट, जी क्या था, रोलेक्ट एक्ट था जी नागरिक स्वतंत्रता का हनन था। अब आपको क्या करेंगे, रोलेक्ट एक्ट किससे संबंधित था, या वो आपको कथन इसका समझ दे देंगे। तो ये था नागरिक स्वतंत्रता का हनन था इसमें, बिल्कुल था। रोलेक्ट एक्ट मतलब कि आज के टाइम पे जैसे आप समझ लें कि यूएपी लगता है, मतलब किसी ने कुछ बड़ा क्राइम कर दिया है तो उसमें बहुत बड़ा मतलब एक्ट लग जाता है, सीधा वो अंदर बंद हो जाता है बिल्कुल वो लाइफ के लिए। तो जो उस टाइम पे था, मतलब कि बिना दलील, बिना वो ऐसी कहावत है जो उसमें लिखा है, जो गांधी जी ने किसी ने बोली है कहावत में, कि ना तो उसमें कोई दलील थी, ना कोई वकील रखा जा सकता था, ना कोई सफा चलती थी। यदि आप पे रोलेट एक्ट लग गया तो सीधा आप अंदर ही जाएंगे। तो वही था जी, मतलब नागरिक स्वतंत्रता का हनन था, कोई फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पर। आज के टाइम पे तो है, उस टाइम पे नहीं थी। बट आज के टाइम पे इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप इंडिया के खिलाफ बोलें, देश के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वहां आपको लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते गाइस। अब गाइस अपन को नेक्स्ट पेज में देखना है। नेक्स्ट पेज दिया गया इसमें, जैसे ये दिया गया संविधान की प्रस्तावना। देखो संविधान की प्रस्तावना का मतलब क्या है, संविधान की प्रस्तावना में का मतलब है दर्शन, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना में ही सारा विस्तार छपा हुआ है शॉर्ट में। मतलब जैसे अपन देखते हैं किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक के स्टार्ट में पूरे चैप्टर दिए रहे होते हैं कि इसमें 10 चैप्टर रहेंगे, इसके इंडेक्स रहेंगे, इस पेज पे इतने जाएंगे, तो पूरे दर्शन है वो, मतलब कि एक पूरा व्यू दिया रहता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बेस पे सारा संविधान लिखा गया है। तो वो आपको ऑप्शन लिख देंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या दर्शन है, 3 ऑप्शन और बड़ा मतलब आपको एक्स्ट्रा कर देंगे। तो क्या है, तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, दर्शन के बारे में बताया गया है, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना इज इक्वल टू दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें फैक्ट दिया गया है कि संघ सूची मतलब आपसे क्वेश्चन दे देंगे कि रक्षा सूची का संबंध किससे है, तो रक्षा सूची यानी डिफेंस, डिफेंस संघ सूची का विषय है। मतलब कि रक्षा यानी डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ संघ सूची कानून बना सकती है। एंड देखो आपको पता है, एक होती संघ सूची, एक होती संवर्धित सूची, एक होती राज्य सूची। तो संघ सूची में सबसे मतलब सबसे ज्यादा कारगर किसका अधिकार होता है, तो वो होता है सिर्फ संघ सूची का, मतलब लाइक सॉरी केंद्र का होता है, सेंट्रल का होता है, सेंट्रल इस पे कानून बना सकती है। तो इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, कंक्लूड करूं इसको, मतलब क्वेश्चन को कि डिफेंस में किसका अधिकार है, तो वो है संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट इसमें दिया गया है राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो पुलिस है ना, पुलिस सिस्टम पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का है। शिक्षा, अब देखो शिक्षा पे दोनों बना सकते हैं, मतलब कि संवर्धित सूची राज्य बना सकता है कानून और केंद्र बना सकता है। तो ये थोड़ी माइनर क्वेश्चन है गाइस, कथन इसका आपसे पूछ लेंगे या सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज आपको बिल्कुल भूलना नहीं है बिफोर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये है पंचायती राज। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतलब कि इफेक्ट में आया है, प्रभाव में आया है, तो वो था कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था गाइस, 73वां संविधान संशोधन था। पिछली वीडियो मैंने करवाया था मैंने, तो डेट क्या थी, पूरे देश में लागू हो गया था, तो वो आपको प्लीज बताना है, 24 अप्रैल, डेट मत भूल जाना आप। और नगर निकाय से संबंध कौन था, तो नगर निकाय से था 74वां संविधान संशोधन। आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो मेंशन करें कि जी किस अनुसूची में था, भाग कौन सा था, तो जी प्लीज आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में करवाया है सारा जी।
देखो अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है, जैसे ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र में किसकी भागीदारी होती है? तो लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र ही सभी लोगों से मिलकर बना हुआ है। जन भागीदारी गाइस, सारे लोगों, जितने पूर्व इंडिया के सारे पीपल है ना, सभी पीपल को मिलाकर ही बना है लोकतंत्र। तभी तो उसका नाम डेमोक्रेसी है। तो वो आपको दे देंगे जन भागीदारी, 3 ऑप्शन बना के रख देंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है प्लीज, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लेके आया हूँ, इसके क्वेश्चन नहीं टाइप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मुझे दिया गया है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी विक्षोभ का सिस्टम कब जमता है? तो जमता है शीतकालीन वर्षा में, यानी अभी जिस टाइम पर, मतलब कि इसको अपन बोल सकते हैं लौटता हुआ मानसून। जब उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून आता है ना, बड़ी स्पीड में आता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा कर देता है। उसको बोलते हैं पश्चिम विक्षोभ, यानी शीतकालीन वर्षा। और शीतकालीन वर्षा होती है, उत्तर में क्या होता है, मतलब कि लाइक एमपी, यूपी तरफ यहाँ पर ठंडी हमें आ जाती है, तो यहाँ ठंड पड़ने लगती है। अपन बोलते हैं अचानक ठंड कैसे आएगी दिसंबर के टाइम पे। उसका सबसे प्रभाव यही रहता है कि साउथ में जो लौटता हुआ मानसून रहता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, तो वो वहाँ पर वर्षा कर देता है, उसकी ठंडी हमें अपने नॉर्थ में आ जाती है, इससे यहाँ ठंड तेज पड़ने लगती है। तो उसका रीजन यही रहता है। तो आपसे पूछ लेंगे कि पश्चिम विक्षोभ का रीजन क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। और शीतकालीन वर्षा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जी दिया गया है मानसून। तो मानसून मतलब क्या है? ऋतु पवन। क्या है गाइस? देखो, मानसून का मतलब है ऋतु पवन है। मानसून कब आएगा? जब पवनों का वेग उठेगा, जब पवनें आएंगी एक बड़े वेग के साथ, तभी तो मानसून आएगा ना। और पवन पवन को हल्का कौन कर देता? तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है, एल नीनो। एल नीनो जैसे आएगा तो पवन का वेग को कम कर देगा, वहां पर मानसून कम हो जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज आप संभाल के अपने माइंड में रखना है। एग्जाम से पहले पहले क्वेश्चन आपको सारे फंसने वाले हैं गाइस। अब देखो जी, जी वाला फैक्ट है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मतलब कपास। क्या है गाइस? काली मिट्टी यानी कपास। काली मिट्टी कपास से, मतलब कि काली मिट्टी का उपयोग कहाँ होता है? तो होता है कपास में। ज्यादा इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जी है। देखो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड पाया जाता है गाइस। तो जिसमें देखो ज्यादा मंथन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, आप तो प्रिडेटर लीजिए। तो लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में पाया जाता है लोह ऑक्साइड। काली मिट्टी से क्या बनता है? कपास। ठीक है, ये देख लो जरूर मिट्टी, तो नदियों का निक्षेप मैंने आपको समझा ही दिया है, बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद जैसे STI, अब इसके मैं आपको क्वेश्चन बना देता, तो बनाने का मतलब नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता। मैंने आपको डायरेक्ट सारी चीजें बता दी है जो बार बार रिपीट होती हैं। देखो जैसे ये दिया गया STI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म ये है। तो जिस इसे कौन जारी करता है, वो उसे जारी करता है, तो संस्था का नाम है क्या? UNDP। छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको पूछ लेंगे। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा का मतलब क्या? उपभोग व्यय। गरीबी रेखा का मतलब है उपभोग व्यय। तो आपको पता है मिनिमम कुछ ना कुछ एक वेजेस दिया जाता है गरीब लोगों को, या तो काम के बदले उनको दहाड़ी दी जाती है। और दहाड़ी नहीं देंगे तो आपको पता है कि हर महीने क्या होता है, कुछ ना कुछ उनको अनाज प्रोवाइड किया जाता है, एकदम पूरा न्यूनतम दाम पर। उपभोग व्यय वही है गाइस। प्रछन्न बेरोजगारी मैंने आपको करवाई दिया है। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि पता चला कि 4 का काम है, उसमें लगे हैं 8 लोग, तो तब बोलेंगे प्रछन्न बेरोजगारी। मतलब कि पहले आप समझ लीजिए कि प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब है किससे संबंधित? एग्रीकल्चर से संबंधित है। जहाँ 4 का काम है, 8 वहाँ आदमी लगे होंगे, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन निकल रहा है वो निकल रहा है, सिर्फ उतना ही निकल रहा है, उसे बोलेंगे प्रछन्न बेरोजगारी। किसों से बेरोजगारी मतलब मिटने वाली नहीं है। अब इसके बाद क्या है, जैसे ये दिया गया लास्ट सेकंड वाला कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब कि GDP में सर्वाधिक योगदान। आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है क्या? ये कृषि संबंधित वाला होता है, मतलब कि जो नेचुरल होता है, जैसे कि पशुपालन उसमें आता है, कृषि का सिस्टम पूरा आता है। तो ये कितना है, मतलब जी रहता है वो 14-15%, 14-15% के समथिंग रहता है। और सेकंड नंबर पर होता है कौन? वो होता है विनिर्माण। कौन सा होता है गाइस? विनिर्माण, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना का हाथ है। विनिर्माण होता है जिसमें वस्तुएं बनती है। थर्ड वाला होता है सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा किसका योगदान है? वो है सेवा क्षेत्र का अपने इंडिया में सबसे ज्यादा। मतलब कि वो भी बोल सकते हैं 57% से लगा के 60 के बीच में इसका सेवा क्षेत्र का योगदान। तो वो इसमें दिया गया है कि सर्वाधिक क्षेत्र किसका है GDP में? तो वो सेवा क्षेत्र का। डी देख लीजिए, इंपोर्टेंट है। सतत विकास, सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है ये वर्तमान प्लस भविष्य संतुलन। मतलब वर्तमान को देख के भविष्य का निर्माण करना इज इक्वल टू सतत विकास।
तो अब वो आपको यहाँ पर एक चीज़ गायब कर देंगे और कुछ रख देंगे, भूतकाल रख देंगे, लो फँस गए आप। वर्तमान प्लस भूतकाल इज इक्वल टू सतत विकास। अब बोलेंगे यार तो अपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, ये क्या पूछ लिया। वर्तमान की सोच के भविष्य का निर्माण करना, मतलब वर्तमान पे काम करना, भविष्य का निर्माण हो जाए, तो बोलते सतत विकास, मतलब कि पॉल्यूशन ना हो, उसके अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी नीतियां अपन को अभी से बनाने पड़ेंगे, अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, आगे पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। ये ऑक्सीजन का कितना मतलब कि कोरोना काल में पता चल गया था कोई को ऑक्सीजन का कितना डिमांड है। ऑक्सीजन के लिए अपन पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ मिल पाएगी। तो सारी चीज इसलिए सतत बेकार में सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको पता है कितने होते हैं, 17 होते हैं, अंदाजा जाने की जरूरत भी नहीं है। तो गाइस जी रहा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट कैसी लगे, क्वेश्चन स्टार्ट के 10 थे वो कैसी लगी होगी हैं विद व्याख्या के साथ। मैंने सारे आपको क्वेश्चन करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द लेके आता हूँ बिफोर द एग्जाम, कल ही फिर से लेके आऊँगा। प्लीज़ आप जी ज़रूर बताएं या उसके पहले मैं आपको लेके आता हूँ, आपको वीडियो एंड क्वेश्चन लग कैसे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।